ईएमएफ इक्वेशन देख लीजिए। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है? ईएमएफ इक्वेशन का मतलब यहां पर यह है कि एक कंडक्टर में या पूरे जनरेटर के अंदर जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना इंड्यूस हो रहा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। उसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली ईजी जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। ये उसका फॉर्मूला होता है, इतने वोल्ट्स। ठीक, ईजी सब लोग समझते हैं। ईजी की वैल्यूज मैंने आप लोगों को जितने जो बताए थे कनेक्शन डायग्राम, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ईजी बेसिकली जनरेटेड ईएमएफ। ईजी अगर 220 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो बोला याद है, फॉर एग्जांपल जैसे ईजी इज इक्वल टू VL प्लस IARA, राइट। शंट जनरेटर्स के लिए ये वाली चीज वैलिड थी, इस तरह से ही बोले। तो वही ईजी जो है, उस ईजी की का इक्वेशन क्या है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, वो चीज है। देखो ये रोटर है, रोटर के ऊपर एक कंडक्टर आप कंसीडर करिए, जस्ट वन सिंगल कंडक्टर, ठीक है। दिस कंडक्टर इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ n रेवोल्यूशंस पर मिनट। अगर एक मिनट में n रेवोल्यूशंस हैं तो एक सेकंड के अंदर कितने रेवोल्यूशंस हो जाएंगे? RPS कितना हो जाएगा? n/60, दैट्स करेक्ट, n/60। अच्छा, ये 4 पोल्स हैं, हर पोल में से 5 वेबर का फ्लक्स निकल रहा है। सो 5 इज फ्लक्स पर पोल इन वेबर्स। ये 5 की वैल्यू है। P इज बेसिकली द नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। 4 पोल हो, 6 पोल हो, 8 पोल हो, कितने ही पोल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इवन नंबर होना चाहिए। एक पोल या 3 पोल हो सकते हैं। 3 पोल की मोटर अगर बनानी हो मेरे को, 3 पोल का जनरेटर वगैरह तो बना सकता हूं मैं, नहीं बना सकता। 3 पोल का 3 पोल्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल तो हाउ, नॉट पॉसिबल देन व्हाई? दे आर बाइपोलर्स, वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली नॉर्थ पोल ही हो या खाली साउथ पोल ही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये वाली चीज P इज बेसिकली द नंबर ऑफ पोल्स, जिसमें आप नंबर ऑफ पोल्स 2, 4, 6, 8 एनी नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ पोल्स वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। P इज बेसिकली नंबर ऑफ पोल्स। Z इज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आर्मेचर, जैसे एक कंडक्टर हमने कंसीडर करा हुआ है, ऐसे कितने सारे कंडक्टर्स इसके अंदर लगा रखे हैं, वो चीजें। एंड A इज नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ। ये क्या है बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ए क्या है? नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ, थोड़ी देर के बाद में समझा दूंगा, बात की बात। अब आप ये चीज बताइए, एक कंडक्टर एक रेवोल्यूशन जब लगाएगा तो टोटल कितना फ्लक्स काटेगा? एक पोल में से 5 वेबर्स निकल रहा है और 4 पोल हैं, तो एक चक्कर काटने में कितना फ्लक्स काटेगा? 4, 5। एक अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन। एक कंडक्टर एक चक्कर अगर काट रहा है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4, 5, यानी कि P5 नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, उतना फ्लक्स काटने वाला है। तो फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर in one revolution, which is basically d phi, is equal to phi p। इतने वेबर का फ्लक्स काट रहा है, phi इंटू p, इतने वेबर्स का फ्लक्स काट रहा है। अच्छा, टाइम टेकन बाय वन कंडक्टर फॉर वन रेवोल्यूशन dt। एक रेवोल्यूशन का टाइम कितना है? n RPM, एक मिनट के अंदर n रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट
1 सेकंड के अंदर n/60 रेवोल्यूशंस, तो एक रेवोल्यूशन का टाइम कितना हो गया 60/n, ठीक है, 60/n सेकेंड्स, वही वाली चीज है। तो टाइम टेकन, यहां पर टाइम टेकन बाय वन कंडक्टर फॉर वन रेवोल्यूशन इज dt विच इज इक्वल टू 60/n सेकेंड्स, 60/n सेकेंड्स। और अगर एक कंडक्टर एक रेवोल्यूशन में इतना फ्लक्स निकाल रहा है और नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं टोटल z, एक कंडक्टर एक रेवोल्यूशन में इतना वेबर फ्लक्स निकाल रहा है, तो z कंडक्टर्स कितना निकालेंगे z इंटू 5p, ठीक है। तो वन कंडक्टर का अगर 5p है तो अगर टोटल कंडक्टर्स जितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, फ्लक्स कट बाय z कंडक्टर्स इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 5pz वेबर्स, इतना काट रहे हैं, ठीक, टोटल इतना फ्लक्स काट लेंगे। टाइम की वैल्यू और वन रेवोल्यूशन का टाइम कितना है, टाइम तो उतना ही रहेगा 60/n सेकेंड्स, ठीक। अब नाउ अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में आप ये वाली चीज जानते हैं, d∅dt बराबर कितना होता है, एवरेज EMF इंड्यूस्ड per conductor in one revolution is equal to d∅dt. This is not exactly, ये अलग चीज है, इससे मतलब नहीं है। d∅dt, d∅ की वैल्यू कितनी है 5p, dt की वैल्यू कितनी है 60/n, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5pn/60 वोल्ट्स। नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर एक हैं, एक कंडक्टर पर कंडक्टर, तो 5pn/60 वोल्ट्स हो जाएगा, ये मैं अभी समझा दूंगा बाकी लोगों को, 5pn/60 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर z होते तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, अगर z कंडक्टर्स होते तो इसकी वैल्यू हो जाती 5znp/60 वोल्ट्स। मान लीजिए अगर एक कंडक्टर में 2 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, तो 16 कंडक्टर में, 16 अगर कंडक्टर्स है, 16 नंबर ऑफ कंडक्टर्स, 16 कंडक्टर्स, तो उसके अंदर कितनी वोल्ट की सप्लाई बनेगी 32। तो एक कंडक्टर में अगर 2 वोल्ट की बन रही है तो 16 कंडक्टर के अंदर बनेगी 32 वोल्ट की, सिंपल, ठीक है। लेकिन एक और चीज भी है, वो 16 के अंदर 2 वोल्ट की सप्लाई कैसे बनेगी, मतलब 32 वोल्ट की सप्लाई कैसे बनेगी, अगर आपने 16 को ऐसे लगा रखा है, इस एक के अंदर बन रहा है 2 वोल्ट, आपने दूसरा भी यहां लगा दिया, ठीक है, फिर आपने तीसरा भी यहां लगा दिया, चौथा भी यहां लगा दिया, इस तरह लगाते गए और सारे 16 के 16 आपने ऐसे लगा दिए, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करते गए, तो यहां से लेकर के यहां तक यू आर गेटिंग 32 वोल्ट्स, 32 वोल्ट मिल गए। 16 कंडक्टर आपने ऐसे लगा रखे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इनको ऐसे नहीं लगाया, ये ध्यान दीजिएगा, पैरेलल पाथ में वोल्टेज बराबर रहता है। अगर मैंने इसके बजाय ऐसा लगा दिया, करते करते 8 इसमें है और 8 इसमें, और इनको ऐसे जोड़ दिया, अब ये बताओ कि यहां से लेकर करके यहां तक का वोल्टेज कितना होगा, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट, इनमें भी 16 बनेगा और इस 8 में कितना बनने वाला है, इसमें 16 बनने वाला है, तो आपको यहां से यहां तक वोल्टेज कितना मिलने वाला है, टोटल 16 वोल्ट। 16 दोनों पैरेलल में लगा रखे हैं, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा बराबर रहता है, तो 16 और 16, इसका मतलब आपको यहां पर 16 वोल्ट ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने 2 रास्ते बना दिए, उतने ही कंडक्टर्स थे, उतने ही नंबर ऑफ कंडक्टर्स उतने के उतने ही थे, उनमें कोई चेंज नहीं आया था, 16 के 16 ही थे। लेकिन पहले आपने 16 को एक साथ आगे पीछे लगा रखा था, ऊपर एक साथ लगा रखा था, और अब आपने क्या काम कर रखा है कि 16 को 8-8 के 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर आपने लगा दिया, ठीक। यही इसके बजाय आप 4 कंडक्टर्स के 4 पाथ बना दें, बना सकते हैं 16 से,
तब कितना वोल्टेज आपको मिलने वाला है? 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिए कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, Z खाली Z पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना वोल्ट आपको सप्लाई मिलने वाली है। Z डिवाइडेड बाय A, A इज द नंबर ऑफ पाथ। यहां पर 2 पाथ हो गए तो आप डिवाइड बाय 2 हो गया, जहां 4 पाथ हो गए वहां डिवाइड बाय 4 हो गया। तो जितने नंबर ऑफ पाथ बढ़ाते जाएंगे उतना वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या ये वाली चीज कोई मुझे बता सकता है कि ये करने से फायदा क्या मिल रहा है? जब हमको 16 वोल्ट मिल रहा था, इसमें और इसमें बेसिकली फर्क क्या हो गया? फर्क क्या हो गया कि इसके अंदर आपको वोल्टेज मिल रहा था 32 वोल्ट, लेकिन अगर एक के थ्रू आपको जो करंट थी, मैक्सिमम पॉसिबल करंट अगर 1 एम्पीयर मिल रही थी, तो इसमें यू आर गेटिंग अ सप्लाई 32 वोल्ट्स एंड 1 एम्पीयर ओनली, दैट्स ऑल। क्योंकि करंट पूरी यहां से वहां तक एक ही करंट रह सकती है। इस कंडीशन में क्या हो गया, यहां से यहां तक 16 वोल्ट मिला और 1 एम्पीयर यहां मिला आपको 1 एम्पीयर, और 1 एम्पीयर यहां मिल गया। तो यहां पर आपको सप्लाई कितनी मिल रही है? 2 एम्पीयर 16 वोल्ट्स, 16 वोल्ट और 2 एम्पीयर की सप्लाई आपको मिल रही है। ठीक, अगर यही इसके बजाय आप इसको 4 कंडक्टर्स के 4 रास्तों के अंदर कर दें, तो उस केस में आपको कितने की सप्लाई मिलेगी? कितने वोल्ट्स? 8 वोल्ट्स एंड 4 एम्पीयर, 8 वोल्ट और 4 एम्पीयर की। ठीक, तब उस केस में अगर आपने 4 रास्ते बना दिए, ऐसे 4 बना दिए, तब आपको जो सप्लाई यहां से यहां तक मिलने वाली, दैट इज 4 एम्पीयर एंड 16 वोल्ट्स, नहीं 8 वोल्ट्स। तो ये तीनों केसेस के अंदर आप ये वाली चीज देख सकते हैं कि तीनों में फर्क क्या है। क्या फर्क है? जितने आप A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, A का मतलब क्या है? यहां पर A की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1, यहां पर A की वैल्यू 2, यहां पर A की वैल्यू है 4। A की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसी जनरेटर को आप ज्यादा वोल्टेज कम करंट के लिए या कम वोल्टेज और ज्यादा करंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। आपने कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बना रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये चीज, इसीलिए 5 ZNP/60A ये वाला काम करते हैं। दिस इज द टोटल EMF इक्वेशन। सो EG इज इक्वल टू 5 ZNP/60A विच इज ऑल्सो इक्वल टू EB। EB याद है? EB क्या है? बैक EMF। ये मोटर्स के केस में यूज होता है बैक EMF, और मोटर्स के केस में क्या होता है, उसका यूज क्या होता है? देखो, EG is the generated EMF और EB is the back EMF। जनरेटेड EMF वो है जो जनरेटर्स के लिए यूज होता है, और बैक EMF वो है जो मोटर्स के लिए यूज होता है। जनरेटेड EMF क्या होता है? जनरेटेड EMF वो वाला EMF है जो जितना मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर जनरेट हो रहा है, उसमें से कुछ लॉस में निकल जाएगा, बचा हुआ आपको आउटपुट वोल्टेज की तरह मिल जाएगा। बैक EMF को उल्टा केस है। देखो, इसका केस क्या है? EG इज इक्वल टू VL प्लस IaRa, और मोटर केस में क्या है? EB इज इक्वल टू VL माइनस IaRa। ये मोटर के लिए है। तो खाली इतनी सी चीज समझने की है, ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट जितना आपको मिल रहा है जनरेटर केस में कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, और इसके अलावा ये सारे लॉस है। तो मान लीजिए आपने यहां पर जितना जनरेट हुआ था दैट वाज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा 190 वोल्ट, और 10 वोल्ट जो है लॉस में चला गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा? वही चीज, मान लीजिए EB की वैल्यू यहां पर भी 200 वोल्ट है, तो वो कैसे 200 वोल्ट कैसे आया होगा? आपने वोल्टेज दिया होगा 210 वोल्ट, 210 वोल्ट आपने मोटर के अंदर दिया था, आपने दिया था। यहां पर VL वो वाला वोल्टेज है जो आपने दिया। इस 210 में से 10 वोल्ट लॉस में चला गया, बचा हुआ 200 वोल्ट आपको अंदर मिल गया। इस 200 वोल्ट के अकॉर्डिंगली मैकेनिकल पावर बनेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरेटर के अंदर पावर किस तरह की मिल रही है आपको? जनरेटर के अंदर किस तरह की पावर मिल रही है आपको? बाहर जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर, और मोटर के अंदर कैसी मिल रही है? मैकेनिकल पावर। तो जनरेटर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल पावर बाहर आपको मिल रही है वो ये है 190 वोल्ट की,
इसके प्रोपोर्शनल है। ये इतना वोल्टेज आपको मिल रहा है और जितना भी करंट आपने लोड में लगा रखा है वो उतना करंट मिल रहा है। तो ये वोल्टेज है जो विच इज प्रोपोर्शनल टू द पावर वोल्टेज एंड ऑफ कोर्स द करंट ऑल्सो, वो आपको एक्सटर्नल पावर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर वो मिल रही है VL मल्टीप्लाइड बाय IL। मोटर के अंदर जितना EB है ये 200 वोल्ट, इसके प्रोपोर्शनल मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है। मतलब इतनी इलेक्ट्रिकल पावर का अगर आप मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालें तो उतनी आपको मैकेनिकल पावर आपको बाहर मिल रही है। तो मैकेनिकल पावर जो इसके अंदर मिल रही है दैट इज EB इंटू IA। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल पावर जो आपको बाहर मिल रही है। बाहर मिलने वाली जितनी पावर है वो उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बराबरी वो ये है। और दिस VL इंटू IL, VL इंटू IL ये वो वाली पावर है जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स बाहर दे रहे हैं, एक्चुअल इलेक्ट्रिकल पावर। तो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल पावर। और ये दिस इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स। बस खाली ये बात है, लेकिन उसको समझना थोड़ा टेढ़ा काम है। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? मान लीजिए ये रोटर है और स्टेटर में ये 4 पोल्स लगे हुए हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर खाली 2 पोल बनाता हूं, आसानी समझ में आ जाएगा। 2 पोल लगे हुए। अब ये दोनों पोल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है। इसका मतलब जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स का मतलब फील्ड फ्लक्स, मेन फ्लक्स का मतलब फील्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स देना जरूरी था, क्योंकि अगर वो फ्लक्स आपने नहीं दिया होता तो ना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल पाती है ना मैकेनिकल एनर्जी मिल पाती है। फैराडे लॉ का एक्सपेरिमेंट याद है, जैसे मैग्नेट जो फेंका था उसने। और आपको मशीन में कुछ याद रहे या ना रहे, ये तो याद रहता है ये सब लोगों को कि फैराडे ने मैग्नेट फेंक दिया था, ठीक है ना, वही वाली चीज है। तो मैग्नेट में से जो फ्लक्स निकल रहा था वो फ्लक्स वो नॉर्थ पोल साउथ पोल तक जा रहा है। तो मेन फ्लक्स ये रहा, ये है φm मेन फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, ठीक। ये मेन फ्लक्स है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो कंडक्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, आर्मेचर के अंदर कंडक्टर्स आपने लगा रखे हैं। कंडक्टर्स के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक अपना फ्लक्स बन जाता है। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। कोई सा भी तार होगा जिस तार के अंदर करंट अगर फ्लो कर रही होगी उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बना होगा डेफिनेटली, हर हालत में। ये पंखों के अंदर जो तार आ रहा है वो तार जा रहा है, वहां से तार नीचे आ रहा है, ये तार जितने भी तार हैं उन तारों के चारों तरफ एक फ्लक्स बना हुआ है। हर एक तार के चारों तरफ फ्लक्स है, फ्लक्स है हर तरफ। इसीलिए कई बार ऑडियो केबल्स वगैरह जो होती हैं, साउंड की जो माइक वाली जो केबल्स वगैरह होती हैं, उनको अगर आप कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे करके फिर आप जोड़ दें, मतलब सीधी सीधी हमेशा खोल के रखी जाती हैं, हमेशा फैला दी जाती हैं, मतलब गोल गोल घुमा के नहीं रखते। जितना गोल गोल घुमा के रखेंगे उतनी इंटरफेरेंस ज्यादा आ जाती है, डिस्टर्बेंस ज्यादा आ जाएगी आपकी, खूब शोर शराबा आता रहेगा माइक में। यही प्रॉब्लम है। फ्लक्स जो है दैट इंटरफेयर्स। तो फ्लक्स इज द थिंग। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी तार में, किसी भी कॉपर की बार में कहीं भी करंट अगर फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बन जाएगा। और उस फ्लक्स का डायरेक्शन इसके लिए कैसा होगा? मान लीजिए ये कंडक्टर अगर है, इस कंडक्टर में अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो उसके चारों तरफ ऐसा फ्लक्स बन जाएगा, ऐसा बनेगा, हर एक के अंदर होता है। और उसका डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ अगर आपने थंब अपना कर दिया तो फिंगर्स का जो कर्लिंग है वो दिखाता है। मान लीजिए इसमें करंट इधर से उधर की तरफ जा रही थी तो फिंगर्स की कर लेंगे, इसका मतलब फ्लक्स ऐसे बन रहा है, ऐसे नहीं बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द फ्लक्स। तो ये जितने कंडक्टर्स हैं इनके अंदर भी फ्लक्स बनना शुरू हो जाता है।
इन कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर की वजह से इसके अंदर करंट बन रहा है, बना रहे हैं आप करंट। अगर मोटर है तो आप इसके अंदर करंट दे रहे हैं जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए। जनरेटर में और मोटर में फर्क क्या है? जनरेटर करंट प्रोवाइड कर रहा है, जनरेटर वो वाला काम कर रहा है कि आपने लोड जो लगा रखा है वो लोड किस तरह का है? ये फैन, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिकल लोड जितना भी होता है, जितने भी बिजली की चीजें, अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड है, दैट इज द लोड फॉर जनरेटर। तो जनरेटर में अगर आपने ज्यादा लोड लगा दिया तो जनरेटर बेसिकली क्या कर रहा है? ज्यादा करंट देगा। जनरेटर के अंदर करंट बनती है, ठीक है, ये चीज याद रखिए कि जनरेटर वो डिवाइस है जिसके अंदर करंट बन रही है और वो उस करंट को लोड के अंदर दे रहा है। जितने ज्यादा लोड आप लगा देंगे उतनी ज्यादा करंट देनी पड़ जाएगी। ये सिंपल चीजें हैं जो हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। मोटर के साथ में क्या है? मोटर के ऊपर आप जो लोड लगाते हैं, पंखे के ऊपर लोड क्या लगा हुआ है? ये चार जो ब्लेड लगे हुए हैं, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, जितने ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड, ये उस पर लोड है। और कोई मैकेनिकल लोड का आप एग्जांपल दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई लोड का एग्जांपल, मैकेनिकल लोड का एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ में लगा हुआ है, मान लीजिए जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। मोटर के साथ में आपने मिक्सर लगा रखा है, मिक्सर के अंदर आप जितना ज्यादा भरते जाएंगे, मतलब आपने बिजली से चलने वाले गन्ने के रस की मशीन देखिए, ठीक है, तो उसमें वो बेसिकली क्या करते हैं कि पहले तो केवल एक गन्ना उसमें डालते हैं, तो जब वो उन्होंने नहीं डाला है तो उस टाइम मोटर अपने अच्छी खासी नॉर्मल स्पीड पे चलती रहती है। जैसे वो गन्ना डाल देते हैं उसके अंदर तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जिस टाइम स्पीड स्लो हो जाती है उस टाइम अगर उस मोटर की करंट अगर आप नापें, वो वाली करंट है जो दे नहीं रही, मोटर जो है करंट ले रही है, सप्लाई में से करंट ले रही है, मोटर उस करंट को ले रही है और उस करंट की वजह से वो जो रोलर्स हैं, रोलर्स को घुमाने लायक उसके अंदर दम आ रही है, तभी वो रोलर्स को घुमा पा रही, क्योंकि वो सप्लाई में से करंट ले रही है, ठीक। तो अगर आपने उस एक बार उस गन्ने को आपने उसके अंदर डाल दिया तो मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है और ज्यादा करंट लेने लग जाती है, और उसी की वजह से वो गन्ने को प्रेस करके उसका जूस निकालना शुरू कर देती है। फिर आपने क्या काम करा कि वो गन्ने को लेकर करके दोबारा मोड़ा, फिर उसमें डाल दिया, तब क्या करेगा? उस मोटर की स्पीड थोड़ी सी और स्लो हो जाती है, ज्यादा उस काम करना है, फिर आपने उसको लेकर करके दोबारा मोड़ा तो उसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। तो मेन चीज क्या है कि ये दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अ मैकेनिकल लोडिंग। मैकेनिकल लोड आपने जितना डाला, या फॉर एग्जांपल मोटर के साथ में कन्वेयर बेल्ट लगी होती हैं। अगर कभी किसी इंडस्ट्री वगैरह में आपने देखा हो जहाँ पे वो जो पट्टा है चलता रहता है, पट्टे के ऊपर जॉब्स आप डालते रहते हैं, वो पट्टे उधर जाते हैं, जाके वहां से दूसरा दाना उठा लेता है, कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट्स में उसमें आप जितना पट्टी के ऊपर लोड डालते जाएंगे उतना मैकेनिकल लोड उस पर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, ये सारी चीजें मैकेनिकल लोड्स के एग्जांपल्स हैं। तो जितना आप मैकेनिकल लोड ज्यादा डाल देंगे उतना मोटर के ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा और मोटर सप्लाई में से करंट ज्यादा लेगी, ये वाली चीज, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, दोनों ही कंडीशन में वो एक्सेस करंट, चाहे जनरेटर को ज्यादा करंट देनी पड़ रही है या मोटर को ज्यादा करंट लेनी पड़ रही है, वो करंट कहां जाने वाली है? इसके अंदर, आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर। जनरेटर अगर ज्यादा करंट देने वाला है तो वो ज्यादा करंट इन्हीं कंडक्टर्स में से देने वाला है। मोटर अगर ज्यादा करंट लेने वाली है तो वो इन्हीं कंडक्टर्स के अंदर ज्यादा करंट जाने वाली है। दोनों तरह से ये आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर्स आपने लगा रखे हैं, यही वो चीज है जो करंट को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर जो पोल्स है उसके अंदर भी आप सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई आपको एक फिक्स सप्लाई 65 वोल्ट्स 1 एम्पियर या 1.2 एम्पियर, इतनी सप्लाई आपको सप्लाई दे देनी है उसके अंदर, दैट्स ऑल, काम खत्म। उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें जो सप्लाई आपने दी है दैट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। उसका काम खाली क्या है? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज कर देना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना दिए, इसमें से फ्लक्स निकलना शुरू हो गया, नॉर्थ से निकल रहा साउथ की तरफ जा रहा है, काम खत्म, बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे आप जनरेटर कितना भी ज्यादा लोड दे, कम दे, ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर उतनी करंट जाती रहेगी, खत्म, काम खत्म, दैट इज कांस्टेंट। मोटर भी ज्यादा लोड ले या कम लोड ले, कितना भी आप उस पर लोड डाल दीजिए, इसके अंदर जितनी करंट जा रही है दैट करंट इज कांस्टेंट, वो करंट के अंदर कोई चेंज नहीं। तो लोड बढ़ाने पर या कम करने पर, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, लोड कम या ज्यादा करने पर फर्क कहां पड़ने वाला करंट में? इस आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर। और जितना इसके अंदर करंट कम ज्यादा होगा उसकी वजह से, इन करंट्स की वजह से, जब करंट जब कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करेंगी तो उसकी वजह से एक और फ्लक्स निकलेगा। वो फ्लक्स दो तरह का होता है। एक फ्लक्स किस तरह का होता है? डीमैग्नेटाइजिंग। ये इसमें से 10 मिलीवेबर का फ्लक्स निकला था, इधर से उधर तक जा रहा था, इसमें से ऐसा फ्लक्स निकला कि
ये 10 का इधर जा रहा था, इसने 1 का इधर निकालना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ गया? टोटल फ्लक्स जो आपको निकल रहा था दैट फ्लक्स इज रिड्यूस्ड, कम हो गया। और 10 के बजाय 10 आप इधर 10 मिलीवेबर इधर भेज रहे हैं, 1 मिलीवेबर इधर भेज रहे हैं, नेट रिजल्ट क्या हो गया? 9 मिलीवेबर का इधर जा रहा है, 1 कैंसिल हो गया। तो दैट इज बेसिकली द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दिस इज नोन एज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दूसरा तरीका, दूसरा उसका इफेक्ट क्या है? दैट इज दिस phi c, दैट इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। आप अगर एक फोर्स से स्टेबल को यहां से वहां तक ले जाने की कोशिश करें और दूसरा लड़का कोई बहुत अक्लमंद लड़का आ जाए वो जो उधर से इधर फोर्स लगाना शुरू कर दे, तो आपको उतना ही फोर्स लगाने के लिए या तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा या आपको बेसिकली फोर्स आपको बेकार जाता रहेगा, या वही लड़का अक्लमंद लड़का हट जाए, दूसरा आ जाए जो उससे भी ज्यादा अक्लमंद हो, वो इधर से धक्का देना शुरू कर दे, तो आपकी टेबल उधर नहीं जा पाएगी, वो बेसिकली इधर भी नहीं जा पाएगी, वो क्या आ जाएगी? उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इधर से ही फोर्स लग रहा है, इधर से ही फोर्स लग रहा है, दैट इज बेसिकली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं विच इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है? नाउ वंस अगेन, आर्मेचर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स। आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है उसका रिएक्शन जो मेन फ्लक्स निकल रहा है उस पर क्या रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। और उसके इफेक्ट दो तरह के होते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग मेन फ्लक्स के उल्टा होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मेन फ्लक्स के एंगल्स पर होता है, राइट एंगल्स पर। राइट एंगल्स हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा बहुत आगे पीछे होता है। ये दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के, ठीक है, दैट्स इट।